हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट और यूपीएचसीएससी की जो 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी उसमें 4 पार्ट आप लोगों ने देख लिया था और ये 5वां पार्ट है। और इस पूरे पार्ट से आप ये मान के चलिए कुल टोटल 10 प्रश्न तो हैं, लेकिन इससे लगभग आपके 40 से 50 प्रश्नों के मटेरियल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कराए जाएंगे, यानी जो एक्सप्लेन किया जाएगा तो उससे आपको लगभग 40 से 50 प्रश्न आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पिछले कई दिनों से ये सीरीज़ जो है इसको रोक दिया गया था, तो फिर से स्टार्ट किया गया और ये सतत चलती रहेगी। और आगे हम लोग क्या करेंगे कि एक एक यूनिट को कोशिश करेंगे, जैसे मैक्सिमम प्रश्न आपको कार्टोग्राफी से और आपका जो है जो रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम प्रश्न आप लोगों को मिल पा रहे होंगे। रिमोट सेंसिंग से हो गया, कार्टोग्राफी से हो गया और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी से, ठीक, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से यहाँ से भी आपको प्रश्न कराए जाएंगे, ताकि जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको इजीली जो है एमसीक्यूज़ भी नहीं मिलते। फिजिकल वाले तो मैक्सिमम मिल जाते हैं, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगे तो आपको वहाँ से एमसीक्यू कम मिलते हैं, तो उसको भी कोशिश किया जाएगा यहाँ से मैक्सिमम कवर करने का आगे। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे देखिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चला रहे हैं, जो आपका यूजीसी नेट का चल रहा है, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, और यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रेड भी मान लीजिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो है देखिए उसमें जो सेंटर दिख रहा है वो ग्रुप ए का सेंटर अभी दिख रहा है। और आप कहेंगे यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट का जो एडमिट कार्ड की हम लोग बात करें तो एडमिट कार्ड अभी देखिए 11 तारीख वालों का आज से जो है ये निकल रहा है, सेंटर वगैरह आज से देख पाएंगे वो। और एडमिट कार्ड जो है कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही निकल रहे हैं, यानी कि जो ज्योग्राफी वाले हैं यदि 12 को आपका एग्ज़ाम है तो कल परसों यानी 8 या 9 को आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और बाकायदा उस पर नोटिस भी आ जाएगी, चूँकि जो 11 को है उनकी नोटिस मॉर्निंग में आई है, यानी 6 को आई है जिनका 11 को एग्ज़ाम है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि द पीपल्स ऑफ इंडिया जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है। विकल्प आपके पास है ग्रियर्सन ने, रिजले हर्बर्ट ने, या हर्बर्ट रिजले ने, हैडन ने, गुहा ने। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका द पीपल्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं हर्बर्ट रिजले। तो भारत की जो प्रजातियों के बारे में जो पहला प्रयास किया था वो हर्बर्ट रिजले ने ही किया था, और इनकी किताब का नाम है द पीपल्स ऑफ इंडिया। और इसी में उन्होंने क्या किया था कि भारत की प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 7 भागों में डिवाइड किया था। इनका ये मानना था कि जो पहली 3 प्रजातियां, इन 7 में पहली 3 प्रजातियां कौन सी थी? एक आपकी मंगोल थी, ठीक, दूसरा आपका कौन सा था? दूसरा द्रविड़ प्रजाति थी, और तीसरी आपकी कौन सी थी? इंडो आर्य प्रजाति। ठीक, ये क्या करती थी कि भारत में सर्वप्रथम 3 प्रजातियां आई, मंगोल आई, द्रविड़ आई, इंडो आर्यन निवास करती थी। बाद में द्रविड़ और इंडो आर्यन के मिश्रण से क्या हुआ? इंडो द्रविड़ बन गया। ठीक, द्रविड़ और मंगोल के मिश्रण से क्या हुआ? मंगोल द्रविड़ बन गया। इस तरह से पूरी 7 प्रजातियों का यहाँ पर निर्माण होता है। और ग्रियर्सन महोदय ने क्या किया? यहाँ पे देखिए एक और नाम आपका ग्रियर्सन है। तो ग्रियर्सन महोदय ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इन्होंने किया, और उसके अनुसार इन्होंने भारत में 6 परिवार या 176 भाषाएं, वर्ग भाषाओं, और 544 बोलियां इन्होंने पाई। ठीक, अलग अलग नाम इन्होंने परिवारों के दिए, 6 परिवार में इन्होंने इसको डिवाइड किया। और यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए जो भारतीय प्रजातियों से है, पीजीटी में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक, कि भारत में जो प्रजातियों के बारे में सबसे पहला प्रयास रिजले का था। ठीक, हैडन ने कितनी प्रजातियाँ? रिजले ने 7 प्रजातियाँ बताई, यहाँ से याद रखिएगा। हैडन महोदय ने, एस हैडन है, भारत में इन्होंने 8 प्रजातियों का जिक्र किया। और इन्होंने कहा कि जो नेग्रीटो प्रजाति है, नेग्रीटो ये आपका क्या है? ये सबसे प्राचीनतम प्रजाति है, और इसके कुछ शेष जो है कहाँ पे बचे हुए हैं? अंडमान निकोबार में है। ठीक, यानी कुछ प्रजातियां इसकी जो बची हैं वो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक?
हमने क्या बताया आपको, द पीपल्स ऑफ इंडिया के लेखक हर्बर्ट रिजले हैं। रिजले ने 7 भागों में डिवाइड किया प्रजातियों को। सबसे पहली 3 प्रजातियों को उन्होंने मंगोल, द्रविड़ और इंडो आर्य को उन्होंने ये कहा कि भारत में निवास करती हैं। बाद में इसी से मिक्सअप होकर 7 प्रजातियों का निर्माण हुआ। ठीक। ग्रियर्सन ने क्या कहा, 6 परिवार या वर्ग की भाषाओं को लगभग इन्होंने 176 भाषाएं और 544 बोलियों के बारे में इन्होंने बताया। किसने? ग्रियर्सन ने। हेडन महोदय ने 8 प्रजातियों का जिक्र किया भारत के संदर्भ में। और B.S. गुहा ने जो भारत का एक प्रजातियों का वर्गीकरण किया था 1931 में, B.S. गुहा ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ किताबों के नाम और जान लीजिए। पीपल्स ऑफ इंडिया आपने देखा किसकी है, रिजले की है। द रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, द रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मजुमदार जी। ठीक, इसके लेखक कौन है? R.C. मजुमदार। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने जनजातियों का वर्गीकरण किया था ये आर्थिक स्तर पे किया था। जैसे इन्होंने आखेटक खाद्य संग्रहण जनजातियों का अलग नाम दिया, स्थानांतरित कृषिशील जनजातियों का अलग, और ऐसी जनजातियां जो अस्थायी पशुपालक करती है। देखिए परीक्षाओं में पूछी जाते हैं, याद रखिए। मजुमदार की बुक का नाम द रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, और इसमें उन्होंने जनजातियों को आर्थिक स्तर पे बात कही, और इन्होंने इसमें अलग अलग प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग रूपों में कहा। पहले इन्होंने एक तो आखेटक वाले में, आखेटक का मतलब जो शिकार करके जीवन यापन करती हैं। दूसरा उन्होंने स्थानांतरणशील कृषि यानी झूम कृषि जो करती हैं। और तीसरा जो अस्थायी कृषक हैं यानी पशुपालक जनजातियाँ। ठीक, पशुपालक जनजातियाँ। इसमें इन्होंने जैसे असम को इन्होंने लिया, भारत के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी, तो असम में इन्होंने कहा कि जो कुकी जनजाति है ये क्या है, आखेटक है। नागा या गारो जो जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं ये स्थानांतरणशील कृषि करती हैं। मणिपुरी जो जनजाति है पशुपालक जनजाति हैं। इस तरह से इन्होंने कई जनजातियों के नाम बताए, जैसे भील हैं, भील और गोंड, ये जनजातियाँ क्या हैं, ये पशुपालक हैं, अस्थायी कृषक हैं। जबकि गारो हो गया, करेवा हो गया, भुइयाँ है, खखार है, नागा है, असुर है। ठीक, ये सब जनजातियाँ कैसी हैं, ये स्थानांतरणशील कृषि करती हैं। जबकि कुकी हो गया, राजी, कोया, जवांग, कोयनका, नगा, बिरहोर, ये सारी जनजातियाँ क्या करती हैं, ये आखेटक हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, मजुमदार के बारे में आपने जाना। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका, देखिए दूसरा यहाँ पे दिया भी गया, हमने दूसरा जो प्रश्न बनाया द रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो अभी आ गया आपका R.C. मजुमदार। और यहाँ पे इन्होंने आर्थिक स्तरों का उल्लेख किया और ये हो चुका है मजुमदार, इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ और प्रजातियों के बारे में कुछ और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। प्रजातियों में जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत, यहाँ पे देखिए प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया, तो ये टेलर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। कौन सा, प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो है ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी। ठीक, और किस आधार पे इन्होंने दिया था, नासी सूचकांक, नासा सूचकांक और सीरस्य सूचकांक, इन दोनों के आधार पे इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया और इन्होंने 7 प्रकार बताए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि UGC नेट में कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें विकल्प में 7 नहीं देता है। ठीक, आपको विकल्प में 5-6 मिलेंगे, 3-4 मिल सकते हैं। यदि 7 मिलेगा 7 लगाएंगे, नहीं तो कई बार उत्तर आपका यहाँ से UGC नेट ने 5 माना था। किसका, कि टेलर ने जो प्रवास कटिबंध, टेलर ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया, ये कितने भागों में, ये 7 भागों में किया, लेकिन UGC मानता है 5। ठीक, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा। और इसी में ब्लूमबर्ग ने भी कोशिश किया था। और प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में जो यहाँ पे आपका प्रजाति हैं, प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में पहला प्रयास किसने किया था, ये कैरोलस लिनियस महोदय हैं। ठीक, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, लिनियस ने किया था। और लिनियस ने 4 महाद्वीपों में 4 प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, तो इसको आप याद रखिएगा।
और उसके बाद किसने दूसरा प्रयास जो है ब्लूमबर्ग ने किया था। ब्लूमबर्ग ने प्रजातियों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास किया था। इसने काकेशस, मंगोलियन, इथियोपियन, अमेरिकन, मलायन यानी 5 प्रजातियों के बारे में बताई। लिनियस ने 4 प्रजातियों की बात कही। टेलर महोदय ने 7 प्रजातियों की बात कही। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रजातियों के जो उद्गम की हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रजातियों का उद्गम कहाँ पे हुआ, मध्य एशिया में, कहाँ पे, किसने कहा। तो टेलर महोदय ने क्या कहा, जो प्रजाति यानी मानव या मानव प्रजातियाँ इनका जो उद्गम हुआ, ठीक, तो ये कहाँ पे हुआ। तो मानव उद्गम के बारे में टेलर ने कहा कि मानव का उद्गम जो है मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य एशिया में हुआ था। गैब्रो महोदय ने क्या माना था, गैब्रो ने कहा नहीं, मध्य एशिया में नहीं बल्कि मानव का उद्गम कहाँ पे हुआ, तिब्बत के पहाड़ों में हुआ था। कीथ महोदय ने क्या माना, कीथ ने ये कहा कि नहीं, मानव का उद्गम जो है न तो तिब्बत में न तो मध्य एशिया में बल्कि अफ्रीका में हुआ था। किसने माना, कीथ ने माना। और ऑसबर्न ने क्या माना था, ये महत्वपूर्ण है और पूछा गया है। ठीक, ऑसबर्न ने क्या माना, ऑसबर्न ने तिब्बत और मंगोलिया को मानव का उद्गम माना। कहाँ माना, तिब्बत और मंगोलिया को। ठीक, तिब्बत और मंगोलिया को ऑसबर्न ने मानव के उद्गम क्षेत्र को माना। और इनकी एक किताब है, याद रखिएगा, मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ऑसबर्न की किताब का नाम क्या है, मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ठीक, ये ऑसबर्न की किताब, ऑसबर्न ने तिब्बत और मंगोलिया में माना। और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो बुक है ये पंचानन मित्र की है, और इन्होंने निग्राइड और ऑस्ट्रेलॉइड को मूल रूप से भारत के अंतर्गत माना था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तो प्रजातियों के बारे में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और ग्रिफिथ टेलर का एक परिभाषा याद रखिएगा प्रजातियों के संदर्भ में। टेलर ने ये कहा था कि मानव प्रजाति जो है, मानव प्रजाति ये क्या करती है, ये नस्ल को प्रकट करती है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ठीक, मानव प्रजाति क्या करती है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को प्रकट करती है। किसने कहा था, ये टेलर ने कहा था। क्लियर हुआ यहाँ तक। हाइडन ने जो है कितने भागों में डिवाइड किया था, भारतीय प्रजातियों के बारे में हाइडन महोदय ने 8 बताए थे। और हाइडन ने जो वर्गीकरण किया था मानव के बारे में, और इनकी पुस्तक है रेसेस ऑफ मैन, ये भी याद रखिए। देखिए ये किसकी है, मजुमदार की है, ये आपका रिजले की है। और रेसेस ऑफ मैन ये बुक किसकी है, ये है हाइडन की। और हाइडन ने इसमें क्या किया था कि जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण था उसमें इन्होंने केस के आधार पर मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की बात कही थी। ठीक, इन्होंने उलोट्रिची, सीमोट्रिची और लियोट्रिची 3 तरह की बातें कही। कि लियोट्रिची का मतलब ये इन्होंने बताया कि जो सीधे बाल हों, जैसे मंगोल प्रजाति के। याद रखिए, यहाँ से चलिए हम वर्गीकरण इसका भी करा देते हैं क्योंकि ये कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। हाइडन ने कौन सा लिखा था, रेसेस ऑफ मैन बुक इन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने 3 बातें कही। एक आपका जो है केस के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया मानव प्रजातियों का। नंबर 1 था उलोट्रिची का मतलब ये हुआ कि जो छल्लेदार बाल जो प्रजातियों के होते हैं, इसमें इन्होंने छल्लेदार बाल यानी कि निग्रीटो, ठीक, छल्लेदार बाल यानी कि निग्रीटो को इसमें शामिल किया। दूसरे में इन्होंने सीमोट्रिची यानी कि सीमोट्रिची का मतलब इन्होंने ये बताया कि जिनके बाल क्या हों, लहरदार हों। तो लहरदार बाल वालों को इन्होंने कहा सीमोट्रिची वाली प्रजाति हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्रजाति हो गई, काकेशियन प्रजाति हो गई। इसमें आपका क्या है, लहरदार बाल। इसमें आपका काकेशस प्रजाति हो गई, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय प्रजाति हो गई। और श्रीलंका में आपका बिद्दा है, ये जनजाति,
ये भी आपका या पूर्वी द्वीप समूह में जो सकाई और सेमांग है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया वाली सकाई सेमांग, ये भी क्या है, ये भी आपकी सीमोट्रिची हैं, यानी लहरदार बाल इनके होते हैं। ठीक। और तीसरा इन्होंने बताया लियोट्रिची। तीसरा बताया क्या, लियोट्रिची। लियोट्रिची। ठीक। लियोट्रिची में इन्होंने बताया कि सीधे बाल क्या होते हैं प्रजाति के, सीधे होती है। ये प्रजातियाँ कौन सी होती हैं, ये आपकी मंगोल प्रजातियाँ होती हैं। क्लियर हुआ। हाइडन का वर्गीकरण भी आपने यहाँ से समझ लिया कि इसके आधार पे इन्होंने किया था। और टेलर का आपने देखा कि उन्होंने नासा सूचकांक और सीरस सूचकांक के आधार पे वर्गीकरण किया था। ठीक। तो दोनों प्रश्नों से काफ़ी आपका प्रजातियों का मैक्सिमम वर्गीकरण यहाँ से आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तरी अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में हिमयुग पाया जाता है, कौन से पाए जाते हैं। तो 4 हिमयुग आपने सुना था। ठीक, 4 हिमयुग आपने सुना था, और वो कहाँ का था, यूरोप का था। हिमयुग जो है यूरोप का था, जिसमें आपने देखा था गुंज, मिंडल, रिस और उर्म। ठीक, गुंज, मिंडल, रिस और उर्म, ये क्या थे, ये आपके 4 हिमयुग थे जो यूरोप में कहे गए, बताए गए, पाए गए। ठीक, जो भी आप कह सकें। जबकि अमेरिका में क्या था, नेब्रास्कान है, इलिनॉयन है। ठीक, ये दोनों हैं। मिंडल क्या है, ये यूरोप का है। अमेरिका में आपका नेब्रास्कान, कांसासान और इलिनॉयन, 3 ये यहाँ पे देखे गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सागरीय जल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली मछलियों को क्या कहते हैं। सागरीय जल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली मछली को क्या कहते हैं। विकल्प नंबर ए है क्लूपियाड, गैडवाइड, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं सागरीय संसाधनों के बारे में, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो सागरीय जल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं उन मछलियों को क्लूपियाइड कहते हैं, और जो गहराई में पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गैडवाइड कहते हैं। तो ऊपरी भाग में पूछा गया तो क्लूपियाइड हो जाएगा, और गहरी भाग में पूछता कि गहराई में थी आपका गैडवाइड राइट हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। स्थिर अल्सर सिद्धांत जो प्रवाल भित्ति से संबंधित है को मरे ने दिया। ठीक, स्थिर स्थल सिद्धांत को मरे ने दिया था, ये राइट है। और इसका प्रतिपादन उन्होंने आई थिंक 1880 में किया था। किसने, मरे महोदय ने। और इसमें उन्होंने ये बताया कि प्रवाल जो है 30 फैदम की गहराई तक पनप सकते हैं, और सागर तल और स्थल में ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक, तो सागर तल के नीचे अनेक जो अंतःसागरीय चबूतरे होते हैं, या ज्वालामुखी शिखर हो गया, द्वीप हो गया, इनके ऊपर भी क्या होता है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण पाया जाता है। तो यहाँ से आप समझिए कि स्थिर स्थल सिद्धांत 1880 में मरे ने दिया। इन्होंने ये बोला कि जो आपके प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये 30 फैदम की गहराई तक ही ये उग सकती हैं, यानी पनप सकती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, अंतःसागरीय चबूतरे में, ज्वालामुखी शिखर पे, द्वीपों पे। ठीक, यहाँ पे इनका निर्माण ज़्यादातर होता है। तो यही क्या था, स्थिर स्थल सिद्धांत से इसका ये तात्पर्य था कि सागर तल तथा स्थल क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और इसी में ये 30 फैदम के गहराई तक ये पनप सकती हैं। कौन, प्रवाल भित्तियाँ। तो पहला विकल्प आपका राइट हुआ। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा दिया है कि अवतलन सिद्धांत जो डार्विन ने दिया वह ज्वार भाटा से संबंधित था। तो ये आपका गलत है। अवतलन सिद्धांत जो डार्विन ने दिया था ये ज्वार भाटा से नहीं बल्कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक, किससे था, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित था, जो आपका ये ज्वार भाटा से संबंधित नहीं था अवतलन सिद्धांत। तो अवतलन सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने 1837 में दिया था। ठीक, यहाँ याद रखिएगा अवतलन सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया था, 1837 में दिया। लेकिन इसी में इन्होंने 1842 में कुछ संशोधन किए, और डार्विन ने ये माना कि जिस स्थल या द्वीप के साथ जो प्रवाल भित्ति बनती है वह क्या होती, स्थिर नहीं होती, बल्कि उसमें क्या होता, क्रमशः अवतलन होता रहता है। ठीक,
जबकि मरे ने क्या माना कि जो प्रवाल भित्ति बनती है वो स्थिर होती है, यानी कि जो आपका सागर तल है या स्थल है ये स्थिर होते हैं, तो इसीलिए जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है अंतरसागरीय चबूतरे या द्वीप पे, ये भी क्या होता है आपका स्थिर होता है। जबकि डार्विन ने माना कि नहीं, स्थिर नहीं बल्कि उसमें क्रमशः अवतलन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये रहा है अवतलन सिद्धांत। और इसी में देखिए प्रवाल भित्ति में एक और विकल्प के अनुसार आपका ए राइट हो जाएगा। प्रवाल भित्ति में यहाँ पे एक और सिद्धांत आपको यहाँ पे बता देते हैं, वो है आपका डेली का जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये आपका किसका है, डेली महोदय का है। और डेली महोदय ने इसका प्रतिपादन जो है 1915 के आसपास किया था। तो ये परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछे गए हैं कि डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 15 में किया था। इनका क्या मानना था, इन्होंने ये बताया हिमानी नियंत्रण के सिद्धांत के अंतर्गत कि जो हिमकाल के दौरान यानी प्लीस्टोसीन हिमकाल के समय सागरीय जल के जो बर्फ़ में बदल जाने के कारण यानी हिम के रूप में बदल जाने के कारण सागर तल में लगभग 33 से लेकर 38 फैदम का अवनमन हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रवाल थे, जो प्रवाल पाए जा रहे थे, उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। यानी वो प्रवाल जो है तापमान में अवनमन के कारण जो है, यानी तापमान में गिरावट के कारण जो प्रवाल भित्तियाँ थी वो क्या हुई, समाप्त हो चुकी थी। हालांकि जो चौड़े चबूतरे पर अवरोधक प्रवाल भित्ति थी यह एटॉल था, उनका धीरे धीरे निर्माण चालू हुआ, लैगूनों में ये पाई गई। हालांकि एक और संकल्पना यहाँ से आपका जन्म लेती है जो डेविस की थी। ठीक, डार्विन तो आपने पढ़ ही लिया, अब डेविस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डेविस ने जो है 1914 से 18 के आसपास, डेविस ने 14 से 18 के आसपास इन्होंने प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए प्राचीन सिद्धांत जो अवतलन सिद्धांत था उसको इन्होंने दोबारा से बताया और उसके अनेक भौतिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। ठीक, किसने, डेविस ने। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डार्विन के अवतलन सिद्धांत को किसने पुनर्जीवित किया, तो किसने किया, डेविस महोदय ने किया। क्लियर हुआ। और इसने क्या क्या प्रमाण बताया, डेविस के अनुसार क्या था, तो डेविस के अनुसार प्रवाल का निर्माण जो है अवतलित होते हुए स्थल के साथ ही होता है, क्योंकि उसके सहारे क्लिफ का निर्माण नहीं होता है, यानी क्लिफ जो है उसके सहारे नहीं मिलते हैं। तो डेविस ने डार्विन के पुराने सिद्धांत को ही नए प्रमाण के आधार पर पुष्ट करने का प्रयास किया था। डेविस ने ये भी माना कि जो लैगून है, लैगूनों का छिछलापन उनमें अवसादों के लगातार निक्षेपण का परिणाम होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिला, डार्विन का अवतरण सिद्धांत मिला, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत मिला, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत मिला और डेविस का पुनर्जीवित अवतरण सिद्धांत आप कह सकते हैं इसे मिला, डेविस का। ठीक, तो यदि आपसे प्रश्न दे कि अवतरण सिद्धांत से संबंधित कौन है और विकल्प में आपका डेविस भी रहे, डार्विन भी रहे और कहीं आपको दोनों का ऑप्शन दिया रहे तो आप दोनों क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपका डेविस और डार्विन दोनों दिया रहे तो आप क्या लगाएंगे, अवतरण सिद्धांत में डार्विन को फोकस करेंगे, क्योंकि डार्विन ने पहले इसके बारे में बात बताई थी। कब बताई थी, 1842 में। हालांकि 37 में इन्होंने कहा था लेकिन पुनः उसका इन्होंने संशोधन कर दिया था। ठीक, तो ये टोटल बातें हो गई प्रवाल भित्तियों की। प्रवाल भित्तियों के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। प्रवाल भित्ति, इनकी दशाएं क्या होती हैं निर्माण की। ठीक, तो प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती हैं। चलिए एक तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि एक जगह यहाँ पे आपका साफ हो जाए। अब यहाँ से समझिएगा प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की दशाएं कौन सी, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। लगभग ये 25 डिग्री या 30 डिग्री आसपास जो उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में जो है महाद्वीप या द्वीप के तटों के सहारे जो है इनका निर्माण पाया जाता है। प्रवालों को क्या बोलते हैं, इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं, सामुद्रिक वर्षा वन भी कहते हैं इसे। सामुद्रिक वर्षा वन के नाम से किसे जानते हैं, प्रवालों के को जानते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में अधिक जैव विविधता इसमें पाई जाती है। यदि आपको विकल्प दे कि सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है
तो आप क्या लगाएंगे, विकल्प में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन रहे हैं, प्रवाल भी रहें, तो आप क्या लगाएंगे, प्रवाल को लगाएंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, सर्वाधिक जैव विविधता इसी में पाई जाएगी, किसमें, प्रवालों में। यदि आपका विकल्प में प्रवाल न रहे तो क्या लगाएंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। क्लियर हुआ। उत्पत्ति की दशाओं की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, मैक्सिमम उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाएगा। ठीक, इनके जीवित रहने का जो टेम्परेचर है, तापक्रम लगभग 20 से 21 के आसपास होता है। कितनी गहराई में ये पाए जाते हैं, 200 से लगभग 250 फीट के आसपास जो है। यदि इससे ज़्यादा गहराई होगी तो ये मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सूर्य का प्रकाश जो प्रविष्ट नहीं हो पाता। तो जनरली इनकी जो दशाएं हैं 200 मीटर आप आदर्श दशा के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा नहीं, तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और प्रवालों के विकास के लिए अवसाद मुक्त स्वच्छ जल होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए। ठीक, और ये जल कैसा हो, अवसाद रहित हो, क्योंकि अवसाद रहेगा तो अवसाद उस पर जम जाएगा, वो सांस वगैरह नहीं ले पाएंगे, तब भी मर जाएंगे, उसके मुख बंद हो जाएंगे ना, मर जाते हैं। लवणता भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लवणता कितनी होनी चाहिए, लगभग 27 से लेके 30 परमिल के आसपास लवणता होनी चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें लवणता नहीं होनी चाहिए। हालांकि चूना इनका प्रमुख भोजन होता है, लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए जिससे उनको हानि हो। ठीक, और पूर्ण रूप से स्वच्छ, जो स्वच्छ जल यहाँ पे है ये पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वच्छ जल रहेगा तो क्या होगा, ये उनके लिए हानिकारक है। इसीलिए एक रीज़न आपको यहाँ से देखिए मिलेगा कि पूर्ण रूप से जो स्वच्छ जल है प्रवालों के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए नदियों के मुहाने पर प्रवाल ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, प्रवाल बहुत कम पाए जाते हैं नदियों के मुहाने पर। समुद्री तरंगें हो गई या धाराएं हो गई, ये प्रवालों के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि इन तरंगों से क्या होता है, प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है, और इसी कारण से जो है बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लहरें वगैरह बहुत ज़्यादा प्रबल होती नहीं हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब और यहाँ पे जानिए प्रवालों के बारे में। देखिए, प्रवाल भित्ति आपका यहाँ से पूरा हम लोग क्लियर कर लेंगे। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए क्या होता है, अंतर सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, पहले हमने बताया, जिसके ऊपर क्या करते हैं, प्रवाल अपना घरौदा बनाते हैं, और लगभग मरे ने माना कि 30 फैदम की गहराई के आसपास जो है ये अपना यहाँ पे घरौदा बनाते हैं। ठीक, मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, वन विनाश हो गया, तो इसके द्वारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि की वजह से क्या होता है, प्रवालों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी प्रवाल विरंजन होते हैं। ठीक, तो प्रवाल विरंजन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, प्रदूषण की वजह से होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल एक प्रकार के एल्गी ही होते हैं, शैवाल। ठीक, सामान्य रूप से आप इसे कह सकते हैं शैवाल, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रवाल विरंजित होते हैं, याद रखिएगा, मेन जो रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक, और प्रवाल विरंजन की जो घटना है इसके बारे में पहली बार किसने आगाह किया, मेयर महोदय ने आगाह किया था, 1919 में इन्होंने अवलोकन किया। हालांकि इस विश्व स्तर पे जो है मान्यता जो मिली 1998 के आसपास मिली, और जबकि चूँकि कीनिया के तट के आसपास हिंद महासागर, जैसे अंडमान हो गया, मालदीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे जो प्रवाल थे, यहाँ पे लगभग 70% प्रवालों की मौत हो जाती है। इसके बाद ये पूरा जो है आपका मामला संज्ञान में आता है। हालांकि इसके पहले मेयर ने 1919 में ही प्रवाल विरंजन की बात कही थी। तो टोटल हो गया कितने प्रश्न, 5। ठीक, और इन 5 प्रश्नों से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया है कि धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो इसमें देखिए आपका तट की दिशा और आकार, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, और तीसरा दिया है तापीय भिन्नता, चौथा दिया है तलीय आकृति। ठीक, तो तट की दिशा व आकार,
तो तट की जो आकृतियाँ हैं उसकी दिशा जिस तरह से है तो धाराओं की दिशा में परिवर्तन वो लाएगा, ये राइट है। पृथ्वी की परिभ्रमण यानी पृथ्वी का घूमना, तो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और इसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे धाराओं का मार्ग होगा वो गोलाकार हो जाता है और इसकी वजह से परिभ्रमण के कारण जो धाराएं उत्तरी गोलार्ध में हैं ये क्या होती हैं, ये अपने दाईं ओर और जो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो परिभ्रमण के कारण भी धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है, आपने समझ लिया। उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, दाईं ओर घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मौसमी परिवर्तन की वजह से भी धाराओं में परिवर्तन होता है उनकी दिशा में। कई स्थानों पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव होता है, जैसे मानसूनी हवाएं चलने लगती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तापीय भिन्नता की वजह से परिवर्तन नहीं होता है धाराओं की दिशा में, बल्कि क्या होता है, तापीय भिन्नता की वजह से जो धाराओं की उत्पत्ति पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, तलीय आकृति, जो तल की आकृति है, सागर तल की आकृति, मान लीजिए यहाँ पे गुहेट वगैरह ज़्यादा हैं तो ये भी क्या करेंगे, तलीय आकृतियों में यदि असमानताएं हैं तो ये भी क्या करेंगे, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेंगे। जैसे अंतःसागरीय कटक हैं, इनकी वजह से क्या होता है, धाराएं कहीं कहीं दाहिने कहीं कहीं बाएं की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट हुआ 1, 2 और 4 यहाँ पे राइट, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका सही हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराओं की बात हो रही, तो एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम और इसकी कई उपशाखाएं भी हैं। ठीक, तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये स्पेशली कहाँ से कहाँ तक इसको कही जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम की जो खोज हुई थी किसने की थी, 1513 के आसपास जो है डी लियोन महोदय ने, पास डी लियोन ने गल्फ स्ट्रीम धारा की जो है इन्होंने खोज की थी। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हवाओं की दिशा से संबंधित कौन से नियम हैं। ठीक, वायुमंडलीय जो दशाएं हैं या हवाएं हैं, यहाँ पे देखिए एक ज्वार भाटा के बारे में हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि यहाँ पे ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत, तो प्रवाल का पूरा सिद्धांत आपने पढ़ ही लिया, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांतों को भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, ज्वार और प्रवाल दोनों के यहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पे आपने अवतलन पढ़ा, स्थिर स्थल पढ़ा और हिमानी नियंत्रण पढ़ा डेली का। अब यहाँ पे जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, इसमें आपका है इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये आपका किसने दिया था, संतुलन सिद्धांत जो है। ठीक, संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। 1687 के आसपास जो है ये न्यूटन ने दिया था संतुलन सिद्धांत। और ज्वार भाटा से संबंधित एक है आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये विलियम वेविल ने दिया था। विलियम विल ने दिया था क्या, प्रगामी तरंग सिद्धांत। ठीक, और इसी को जो है नहर सिद्धांत की संज्ञा किसने दी थी, एयरी ने दी थी। नहर सिद्धांत किसने कहा था इसे, एयरी महोदय ने कहा था। ठीक, जीबी एयरी उनका पूरा नाम था, जिन्होंने ये जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है इसको इन्होंने कैनाल थ्योरी के नाम से भी कहा। और एक और सिद्धांत है जो आपका ज्वार भाटा से है, ये है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। क्या है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव थ्योरी। ठीक, ये हैरिस ने दिया था। स्टेशनरी वेव थ्योरी जो है ये हैरिस ने दिया था। ठीक, उसके बाद देखिए हवाओं से संबंधित जो नियम हैं, ये कौन कौन से नियम हैं यहाँ पे आपके, तो कोरियालिस बल है, फेरल है, बाइस बेल्ट का नियम है। तो ये सभी जो नियम हैं ये हवाओं की दिशा से संबंधित हैं। और यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया m = a - o डिवाइड बाई o, सूत्र में यदि m का मान धनात्मक आए तो निम्न में से क्या सत्य है। ठीक, तो ये डाल्टन महोदय ने दिया था, तो डाल्टन का ये फार्मूला है। और इसमें आपका जो जनसंख्या न्यून है, जनाधिक्य है और जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ दिया कि यदि m का मान धनात्मक आए, ठीक, तो धनात्मक आएगा तो जनसंख्या अधिक की बात कहेगी,
यदि ऋणात्मक आ जाए तो जनसंख्या न्यून होगा, यदि m का मान 0 आएगा तो अनुकूलतम जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा। तो ये किसका है? डाल्टन का सूत्र है अनुकूलतम जनसंख्या वाला। अगला है प्रवास में आचरण संबंधी सिद्धांत को किसने दिया था? तो प्रवास में जो आचरण संबंधी सिद्धांत है, ईएसली ने, वोल्पोर्ट ने, जिफ ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवास में आचरण संबंधी सिद्धांत विलियम वोल्पोर्ट ने दिया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत रेयर में आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। तो कुछ प्रश्न ऐसे इसमें शामिल किए गए हैं जो ईजिली आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए। तो यहाँ पे आपका प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत है, इसमें आपका आचरण सिद्धांत किसने दिया है? वोल्पोर्ट महोदय ने दिया था। हैगरस्टैंड ने जो है क्षेत्रीय अंतर संबंधों का सिद्धांत दिया था, और ई.एस. ली ने जो है प्रवास की संख्या, धारा और विशेषताओं संबंधित परिकल्पनाओं के बारे में बात कही थी। ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जो है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट किसने दिया था? जी.के. जिफ महोदय ने। प्रवास से संबंधित जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट था, ये जी.के. जिफ महोदय ने दिया था। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द। तो यहाँ पे प्रवास से संबंधित सिद्धांतों पे और भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमने ज्वारभाटा के पूरे सिद्धांत को बताया, आपको प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा की। अब यहाँ पे आप जो स्थानांतरण यानी कि प्रवास है, इसके बारे में जान लीजिए। आचरण संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ये वोल्पोर्ट महोदय ने दिया। और थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन जो है, ये किसने दिया था? ये रेवेनस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? रेवेनस्टीन ने दिया था। इनका एक शोध पत्र था, रिसर्च पेपर था, उसका नाम था द लॉ ऑफ माइग्रेशन। किसका था? ये रेवेनस्टीन का था। इसी में इन्होंने 1885 के आसपास जो है प्रवास से संबंधित सिद्धांत दिए थे, जिसको इन्होंने स्थानांतरण सिद्धांत कहा था। ठीक, और इसी को प्रवास को जो है आवासीय पुनर्वास किसने बताया? फ्लूर महोदय ने आवासीय पुनर्वास बताया था। रोशी ने क्या बोला? जीवन चक्र परिकल्पना। जीवन चक्र परिकल्पना जो है ये रोशी महोदय ने बताया था। ठीक, किसने बताया? रोशी महोदय ने जीवन चक्र परिकल्पना बताया। और मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल प्रवास से संबंधित है। गतिशीलता संक्रमण, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया? जेलिंस्की ने दिया। किसने दिया? जेलिंस्की महोदय ने दिया। और स्टुअर्ट महोदय ने क्या किया था? स्टुअर्ट महोदय ने जनसंख्या के स्थानांतरण को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ समाकृतिक संबंध स्थापित किए, और बाद में इन्होंने इसे ग्रेविटी नाम दिया था, ग्रेविटी मॉडल। तो ग्रेविटी मॉडल जो है रॉयली का भी है। ठीक, याद रखिएगा, ग्रेविटी मॉडल रायली ने भी दिया था, रायली ने भी, लेकिन इसके पहले स्टुअर्ट महोदय ने इस पर बात कही थी। यदि विकल्प में आए कि स्टुअर्ट और रायली दोनों, तो स्टुअर्ट को फॉलो करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट जी.के. जिफ का है, ये हमने बता ही दिया है। इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी जो है ये आपका स्टॉफर का है, यानी आर्थिक शुभ अवसरों की संख्या, ये भी प्रवास से संबंधित था। हैगरस्टैंड का जो है क्षेत्रीय अंतर संबंध का सिद्धांत है, ये भी हो चुका है। तो टोटल प्रवास से संबंधित सिद्धांतों को भी हमने चर्चा कर लिया। अब आइए 10 नंबर पे देखिए, सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न है हमारे पास कि सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग नगरीय विकास की चौथी अवस्था के लिए किसने किया था? तो मेगालोपोलिस यानी कि बृहद नगरीय प्रदेश। तो सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग लुईस मम्फोर्ड महोदय ने किया था। कब किया था? 1938 में। किसके लिए किया था? नगरीय विकास की चौथी अवस्था के लिए इन्होंने इसका उपयोग किया। लेकिन जो वर्तमान में प्रचलित हैं ये हैं जीन गाटमैन महोदय। यदि आपसे विकल्प में दे कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीन गाटमैन लगाइएगा यदि विकल्प में रहे। यदि कहे कि नगरीय विकास की चौथी अवस्था के लिए, तो आप क्या लगाएंगे? लुईस मम्फोर्ड लगाएंगे। ठीक, तो लेकिन मेगालोपोलिस का वर्तमान अर्थ जीन गाटमैन ने, और इन्होंने कहाँ उपयोग किया था? यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश है उसके नामकरण के लिए इन्होंने मेगालोपोलिस शब्द का यूज किया था, जिसमें 4 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, जो पूरे देश की लगभग 20% के आसपास पॉपुलेशन वहाँ पे थी। ठीक। और मेगालोपोलिस को सन्नगर का एक विशाल रूप भी बताया जाता है, जिसमें निचला झील प्रदेश जैसे यूएसए वाला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, ये क्या है, ये मेगालोपोलिस है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, एक किताब की नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप समझ गए इसका अर्थ का, इसका देखिए राइट लुईस मम्फोर्ड होगा, लेकिन वर्तमान में जीन गार्टमैन आप लगाएंगे। यदि नगरीय विकास की चौथी अवस्था न लिखा रहे तो उत्तर क्या लगाएंगे, जीन गार्टमैन लगाएंगे। एक बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ये किताब किसकी है, इस किताब को लिखा है वेबर महोदय ने, ए एफ वेबर। और ए एफ वेबर महोदय ने ही पहली बार किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को पता लगाने का प्रयास किया था। ठीक। और ये पुस्तक इन्होंने 1899 में लिखी, किसने, वेबर महोदय ने। और पहली बार जो नगरीकरण के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया ये इन्होंने किया। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, एबिडोस क्या है। तो एबिडोस जो है ये मिस्र में थेब्स के पास स्थित एक नगर था, और ये विश्व का प्रथम नगर माना जाता है। जब इसकी जनसंख्या उस समय क्या थी, 1500 के आसपास, 20,000 के आसपास थी। ठीक। एक पॉइंट और यहाँ पे समझिए आप, अमलैंड क्या होता है। तो ये आंद्रे एलिक्स ने दिया था। अमलैंड शब्द जैसे नगर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव जहाँ तक होता है, और शहरी क्षेत्र भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो प्रभाव एरिया होता है ये क्या होता है, नगर का अमलैंड कहा जाता है। जैसे ये सिटी हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र हुआ। तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा होगा जो दोनों का प्रभाव यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा, ये फ्रिंज या उपांती क्षेत्र या फिर आपका अमलैंड कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक। और नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया है, प्रश्न पूछा जाता है। तो नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण जो है, कार्यात्मक वर्गीकरण संबंधी किताब ही C.D. हैरिस ने लिखी थी। किसने, हैरिस महोदय ने। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। और यहाँ पे आप और समझिए, कन्वर्जेशन, सन्नगर जो हमने बोला, सन्नगर, कन्वर्जेशन का मतलब होता है कंटिन्यू अर्बनाइजेशन, यानी सतत नगरीय। तो कन्वर्जेशन जो वर्ड दिया था, संकल्पना किसने दिया था, पैट्रिक गैडीज की है, याद रखिएगा। किसने दिया था, पैट्रिक गैडीज ने इसे बताया था। इन्होंने किस संदर्भ में बोला, ब्रिटेन में इन्होंने बताया, और वहाँ ब्रिटेन में इन्होंने 7 कन्वर्जेशन बताया, यानी ग्रेटर लंदन को सबसे बड़ा कन्वर्जेशन इन्होंने बताया। किसने, पैट्रिक गैडीज महोदय ने बताया था। ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो किताबों को के बारे में भी हमने देख लिया। अब यहाँ से लुईस मम्फोर्ड का थोड़ा सा वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं नगरीय अवस्थाओं के बारे में, क्योंकि नगरीय अवस्थाओं के बारे में अध्ययन जो है पैट्रिक गैडीज ने भी किया था और लुईस मम्फोर्ड ने भी किया था। तो लुईस मम्फोर्ड की एक फेमस किताब है, उसको आप याद रखिएगा। लुईस मम्फोर्ड की जो किताब है उसका नाम है द कल्चर ऑफ सिटी, द कल्चर ऑफ सिटीज़। ये किताब किसकी, मम्फोर्ड महोदय की, लुईस मम्फोर्ड की। ठीक। लुईस मम्फोर्ड ने क्या कहा था इसमें इन्होंने नगरों के 6 क्रम बताए थे, विकास के, नगरों के विकास के 6 क्रम की बात कही थी। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, देखिए हरियाणा वगैरह में पूछे गए, यूपी में भी पूछे गए हैं। तो लुईस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास के 6 क्रम बताएं, और क्रम याद रखिएगा। इन्होंने नंबर 1 बताया ईओपोलिस, क्या बताया था, ईओपोलिस बताया था। दूसरा इन्होंने पोलिस बताया था। तीसरा इन्होंने क्या बताया था, मेट्रोपोलिस बताया था, मेट्रोपोलिस। और चौथा जो क्रम इन्होंने बताया था ये था मेगालोपोलिस। और 5वें क्रम पे इन्होंने बताया था टायरेनोपोलिस, क्या बताया था, टायरेनोपोलिस। और लास्ट में इन्होंने बताया था नेक्रोपोलिस।
ठीक, अब सबके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ईओपोलिस क्या होता है? ये छोटा बाजार वाला यानी छोटा सा उद्योग केंद्र होता है, सबसे छोटा एरिया नगर। पोलिस क्या होता है? पोलिस अपने यहाँ जो कस्बे होते हैं, आप तहसील मान लीजिए, पोलिस हो जाएगा। ठीक, मेट्रोपोलिस क्या हो गया? मेट्रोपोलिस जो आपका प्रमुख विकसित शहर है, ये मेट्रोपोलिस हो जाएगा। और जो मेगालोपोलिस है, ठीक, ये क्या होता है? ये महानगर है, और इसे इन्होंने कहा था नगरीय विकास की चरम सीमा। मेगालोपोलिस क्या है? ये चरम सीमा है, और ये भी इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कि नगरीय विकास की चरम सीमा मम्फोर्ड ने क्या बताया था। तो आप क्या लगाएंगे? मेगालोपोलिस। और टायरेनोपोलिस जो 5वें नंबर का नगर है, तो टायरेनोपोलिस में क्या था कि टायरेनोपोलिस ये नगरीय विकास की ह्रासोन्मुख अवस्था है, यानी कि सबसे चरम पे मेगालोपोलिस आ जाता है, फिर घटने लगता है। तो टायरेनोपोलिस जो है ये नगरीय विकास की चरम अवस्था है। और नेक्रोपोलिस जो है ये आपका एकदम किसी भी शहर की एकदम बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाला शहर, कोई शहर हो जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नेक्रोपोलिस बोलेंगे। समझिए, द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक लुइस मम्फोर्ड ने 1938 में नगरों के विकास के 6 क्रम की बात कही, जिसमें 1 नंबर पे ईओपोलिस, दूसरे पे पोलिस, तीसरे मेट्रोपोलिस, चौथे पे मेगालोपोलिस जो नगरीय विकास की चरमावस्था थी, फिर आती है टायरेनोपोलिस जो नगरीय विकास की ह्रासोन्मुख अवस्था है, फिर आता है नेक्रोपोलिस जो अत्यंत बिगड़ी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नगरीय विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करें तो टेलर को काहे भूलें। टेलर ने भी इस बारे में बात किया था। टेलर की एक किताब थी ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। ठीक, तो यहाँ से आप समझिएगा, बहुत स्पष्ट ही नहीं लिखा गया लेकिन मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ तो इससे आप समझिएगा। और ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी में ही ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था? 7 स्टेजेस बताए थे। टेलर ने क्या बोला? 7 स्टेजेस बताए। किस चीज़ के बताए थे? नगरीय विकास की अवस्था में 7 स्टेजेस इन्होंने बताए। और वो जैसे बच्चों की पैदाइश होती है तो उस समय जो स्थिति होती है वो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बात कही थी। तो नंबर 1 इन्होंने बताया था पूर्व शैशवावस्था, जो सम इन्फेंटाइल स्टेज होती है, जैसे जहाँ पे जिस स्थान पे केवल सड़क हो, गली हो, ठीक, यानी कि इसे इन्होंने पूर्व शैशवावस्था, पहला इन्होंने क्या बताया? पूर्व शैशवावस्था टेलर ने बताया नंबर 1। दूसरा इन्होंने बताया शैशवावस्था। तीसरा इन्होंने क्या बताया? तीसरा बाल्या बताया, बाल्यावस्था। चौथा इन्होंने कहा कि बाल्या के बाद किशोरावस्था आती है। ठीक, किशोरावस्था आती है। फिर 5वें पे ये आते हैं, तो 5वें पे इन्होंने कहा कि किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, यानी व्यक्ति क्या होता है? प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ के बाद जो उत्तर प्रौढ़ की बात इन्होंने कही थी, यानी लेट मेच्योर स्टेज। और लास्ट में क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है बेचारा, वृद्धावस्था। ठीक, यानी कि सेनाइल एज। तो यहाँ पे आप समझिए कौन कौन सा क्या है। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? वृद्धावस्था में सारी स्थिति खत्म हो जाती है, ह्रास की अवस्था होती है। उत्तर प्रौढ़ा को इन्होंने चरम अवस्था बताया था। उत्तर प्रौढ़ावस्था को टेलर ने बताया ये क्या है? ये नगर के क्लाइमेक्स स्टेज है। जैसे टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क, मुंबई, ये क्या है? ये उत्तर प्रौढ़ावस्था वाले। प्रौढ़ावस्था में इन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र और आवास इसमें अलग हो जाते हैं। अच्छे विशाल भवन और गंदी बस्तियों का निर्माण प्रौढ़ा में होता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि इसमें नगर का बाह्य विकास होता है किशोरावस्था में। और बाल्यावस्था में क्या होता है? नगरों में व्यापार क्षेत्र का विकास होता है बाल्यावस्था में। शैशवा में इन्होंने बताया कि सड़कों का ग्रिड बनने लगता है। और पूर्व शैशवावस्था में बताया कि यहाँ पे गली और सड़क नॉर्मली ईजिली यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, 3 नगरीय विकास की अवस्थाएं भी हो गई। चलिए कुछ और यहाँ से देख लेते हैं। तो कुछ और में आपका देखिए नगरीय संरचना से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। नगरीय संरचना के सिद्धांत, नगरीय संरचना के संबंधित सिद्धांत हैं नगरों की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, जिसमें आपका 1 नंबर पे कौन सा है? बर्गेस
का जो संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कई कई जगह कुछ और भी लिख के मिलेगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। ठीक, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ये किसने दिया था? बर्गेस महोदय ने दिया था। और सेक्टर थ्योरी, और ये किससे संबंधित है? सब आपके नगरों की आंतरिक संरचना से संबंधित है। सेक्टर थ्योरी किसकी है? होमर हायट की है। ठीक, और इसमें एक और आपका है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, बहुकेंद्रीय सिद्धांत। सेक्टर थ्योरी यानी खंड सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक थ्योरी यानी कि संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी ये किसकी है? मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी ये हैरिस की है, CD हैरिस और उलमैन है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बहुकेंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, बहुकेंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? खंड सिद्धांत हो गया। ये आपका कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल यानी कि संकेंद्रीय वलय सिद्धांत हो गया। अब इसके बारे में आप लोग जो है डिटेल में देखेंगे ही। कुछ और यहाँ से समझ लीजिए, कृषि अवस्थापन सिद्धांत किसका है? कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। ये वान थ्यूनिन का जो मॉडल है, और ये कब इन्होंने दिया? 1826 में दिया। क्रिस्टालर का क्या मॉडल है? क्रिस्टालर का मॉडल है केंद्र स्थल सिद्धांत। केंद्र स्थल सिद्धांत जो क्रिस्टालर ने दिया था, और ऑगस्टस लास ने इस सिद्धांत को अधिक वास्तविक और लचीला बनाया, यानी कि इसका इन्होंने आलोचना किया था। ठीक, फिलिब्रिक महोदय का कौन सा सिद्धांत है? फिलिब्रिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? फिलिब्रिक ने क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत दिया था, यानी नेस्टेड हायरार्की का। याद रखिएगा, नेस्टेड हायरार्की थ्योरी। ठीक, तो फिलिब्रिक का नेस्टेड हायरार्की थ्योरी हो गई, क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस हो गया, और एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, कृषि अवस्थान सिद्धांत, ये वान थ्यूनिन का हो गया। 1826 में इन्होंने दिया था। क्लियर हुआ? आगे देखिए, पिराक्स का ग्रोथ पोल थ्योरी है। ग्रोथ पोल थ्योरी किसकी है? ये है पिराक्स महोदय की। ठीक, रायली का क्या है? ग्रेविटेशनल मॉडल, द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, द लॉ ऑफ रिटेल, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, रिटेल ग्रेविटेशन ये किसका है? रायली का है। और केवल आपका गुरुत्व मॉडल की बात करें, पहली बार बात करें, तो आप क्या बताएंगे? स्टुअर्ट महोदय। ठीक, और पिराक्स के अलावा यदि वृद्धि ध्रुव की बात करें, जैसे ये वृद्धि ध्रुव और विकास ध्रुव की जब बात करेगा, विकास ध्रुव, या इसी में बोले कि ग्रोथ पोल थ्योरी को सबसे पहले किसने बात कही थी इस बारे में? तो बोर्डविले महोदय हैं। कौन है? बोर्डविले महोदय। विकास ध्रुव की बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे? बोर्डविले महोदय को, याद रखिएगा। ठीक, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी काफ़ी यहाँ से आपका हो चुका है। और एक और पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए कि भारत के संदर्भ में जो प्रसिद्ध अधिवास भूगोल के बारे में जाने जाते हैं वो आर्यल सिंह महोदय हैं। ठीक, इन्होंने बनारस के जो प्रभाव क्षेत्र है बनारस का, उसको सीमांकित करने के लिए 5 प्रमुख कार्यों को निर्धारित किया था। ठीक, और यहाँ पे देखिए ग्रामीण नगरीय उपांत की आप बात करते हैं, रूरल अर्बन फ्रिंज पूछा गया है कई बार आपसे एग्जाम में। रूरल अर्बन फ्रिंज शब्द जो है किसने दिया था? तो रूरल अर्बन फ्रिंज ये शब्द जो है TM स्मिथ ने दिया था 1937 के आसपास। ठीक, तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आप डेट पिन मत जाइए, क्योंकि कई की किताबों में आपको कहीं 36 मिलेगा, 37 मिलेगा, तो ये वेरिएशन हो सकता है। ठीक, और सुदेश नागिया ने क्या किया था कि दिल्ली महानगर को ग्रामीण नगरीय उपांत के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया था।
ठीक, दिल्ली में जो है ग्रामीण नगरीय उपाधि के बारे में बात जो कहा, ये सुदेश नागिया, प्रोफेसर सुदेश नागिया महोदय हैं, और ये 6 विशेषताएं दिल्ली की बताते हैं, उसी आधार पर उन्होंने उसका अध्ययन किया था। ठीक, कोटि आकार नियम, तो कोटि आकार नियम के बारे में आप जानते हैं, रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल, तो रैंक साइज रूल किसने दिया था? तो ये आपका जीके जिप महोदय ने दिया था। हालांकि यदि आपसे ये बात कहे कि सर्वप्रथम कोटि आकार नियम पे प्रकाश किसने डाला था, तो ये आप क्या लगाएंगे, आयरबैक। ये देखिए यूजीसी में आपसे पूछा गया है। ठीक, आयरबैक ने 1913 के आसपास इस बारे में बात कही थी। इससे संबंधित जिप भी हैं, बेरी हैं, रेड्डी हैं। ठीक, ये सभी कोटि आकार नियम के अंतर्गत शामिल हैं। जीके जिप ने जो मॉडल दिया ये लगभग 1949 के आसपास इन्होंने दिया था, ये मॉडल 49 के आसपास। तो 13 में ही आयरबैक ने इस बारे में बात कही थी, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग इतना ही बात करेंगे। आगे इसी तरह देखिए हम लोग आगे जो 10 प्रश्न होगा तो उसको भी इसी तरह से और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। जैसे मिट्टी वगैरह पे आपसे प्रश्न यहाँ से नहीं कराए गए हैं, तो मृदा पे स्पेशली हम लोग भारत की मृदाएं और विश्व से संबंधित जो मृदाएं हैं उस पर आगे जो प्रश्न हम लोग करेंगे तो मृदा से संबंधित रहेगा उसमें, और साथ ही साथ उसमें थॉट से भी रहेगा। देखिए इसमें जोग्राफिकल थॉट के बहुत कम प्रश्न हैं, तो थॉट का अलग से उसमें हम लोग कराएंगे। तो यानी कि अगला जो होगा टॉपिक मिट्टी से और थॉट से होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, जोग्राफिकल थॉट पे। ठीक, और आपका अभी कौन सा बचा है, कल्चरल और सोशल जोग्राफी। उस पर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं मिले हैं। पॉलिटिकल जोग्राफी पे हमने प्रैक्टिस करा ही दिया था, तो अभी बचा है आपका कल्चरल और सोशल जोग्राफी पे, उसको भी यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस वीडियो की आप पूरा देखिए, 1-2 बार और देखिए। यदि आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम 1-2 बार और देखिए। उससे क्या होगा कि जो थ्योरीज हमने बताया इसमें काफ़ी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।